नमस्ते। आज हमारा राष्ट्रपति का लास्ट क्लास है। सब लोग पूछ रहे थे कितनी क्लासें होगी, तो 5 लास्ट है आज। अगर मैं चाहती तो मैं आपको जल्दी जल्दी भी निपटा सकती थी एक शॉर्ट वीडियो करके, लेकिन चूंकि परीक्षा में पूछने का तरीका बदल रहा है, तो आपको 360 डिग्री के एंगल पर सब कुछ आना चाहिए, समझ के साथ आना चाहिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन क्या करें वहां पे कर पाए। तो चलो बिना टाइम खराब करे हम क्या करते हैं, अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे। ठीक, और वित्तीय आपातकाल में भी हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 360। अब क्या है वित्तीय आपातकाल, तो बहुत सिंपल है। अगर राष्ट्रपति को लगता है, क्या बात लगती है, अगर राष्ट्रपति को लगता है, क्या लगता है राष्ट्रपति को, कि भारत में या फिर भारत के किसी हिस्से में, किसी भी भारत के हिस्से में किसकी कमी हो गई है, धन की कमी हो गई है, जिसको संविधान में क्या लिखा हुआ है, वित्तीय साख को खतरा है। किसको खतरा है, वित्तीय साख को खतरा है। तब राष्ट्रपति खुद क्या कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑन एंड ऑन बहुत सिंपल है कि वित्तीय आपातकाल क्या है, तो बहुत सिंपल, या तो पूरे भारत में, या भारत के किसी एक हिस्से के अंदर, या तो कंप्लीट इंडिया में, पूरे के पूरे भारत में, पूरे के पूरे भारत के अंदर, ठीक, या फिर इस भारत के किसी एक हिस्से के अंदर किसका कमी हो गया है, धन का कमी हो गया है, पैसे का कमी हो गया है, जिसको संविधान में क्या लिखा हुआ है, वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो आपके राष्ट्रपति महोदय आते हैं और घोषणा करते हैं कि देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 360 अनुच्छेद के तहत। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ दूं, तो देखो, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट है कि भारत या उसके किसी भी हिस्से को वित्तीय साख का खतरा है। अब यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, तो बहुत सिंपल है। वो पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि राष्ट्रपति जो है वो क्या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हाँ, राष्ट्रपति ही वित्तीय आपात की क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है। तो देखो, वित्तीय आपात की स्थिति में क्या होगा, जैसे आपके पास अगर जेब में पैसे नहीं है तो आप अपना खर्च कम कर देंगे ना, ठीक वही स्थिति है कि भारत सरकार के पास पैसे नहीं है और भारत सरकार कह रही है कि जिनको भी मोटा वेतन मिलता है, भारी भरकम पदों पर बैठे व्यक्तियों को भारी भरकम वेतन मिलता है, उनके वेतन में क्या कर दी जाएगी, कटौती कर दी जाएगी। तो सिंपल है सॉरी, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज सहित संघ के सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन में क्या कर सकता है, कटौती कर सकता है। सिंपल, आगे चले, चलो। हाँ, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे आपातकाल खत्म होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की वीटो पावर। अब वीटो पावर भला क्या होती है, तो वीटो पावर का मतलब होता है ना कहना। क्या कहना, ना। आपके पास भी वीटो पावर है। कभी एक दिन मम्मी आपसे कहे कि देखो आज बहुत बढ़िया लौकी का सब्जी बनाया है, और मम्मी को आप वीटो पावर का इस्तेमाल करके बोला, ना मम्मी ये लौकी का सब्जी नहीं खाया जाएगा, उस दिन आपको एहसास होगा राष्ट्रपति के वीटो पावर का। हो सके तो आज ही कर लेना। ठीक, तो राष्ट्रपति की वीटो पावर का मतलब है किसी भी चीज को जो संसद ने उसको बना के भेजी है। अब भला संसद कोई लौकी की सब्जी बना के भेजेगी क्या, संसद क्या बना के भेजती है, बिल बनाकर भेजती है। तो जो भी बिल संसद ने बनाकर भेजा है उस पर क्या कहने की शक्ति है, ना कहने की शक्ति क्या कहलाती है, वीटो पावर कहलाती है। अब पहला वीटो जो है वो पढ़ते हैं। ऑन एंड ऑन भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो है। कितने वीटो हैं, 3 प्रकार के। उसमें भी सबसे पहला वीटो कौन सा है, आत्यांतिक वीटो। अब क्या है आत्यांतिक वीटो, तो बहुत सिंपल है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति किसी बिल पर, राष्ट्रपति अपनी सहमति को क्या रख ले, सुरक्षित रख ले, बस इतना सा बात है, सुरक्षित, सेफ रख ले, बताए नहीं कि उसने क्या कहा है, यस कहा है या नो कहा है। आप पहले भी पढ़े हो ये चीज। तो बहुत सिंपल है कि आत्यांतिक वीटो क्या है, कि संसद के किसी भी विधेयक पर सहमति क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। सहमति को क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। अब ऐसी सहमति कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति कर सकता है प्रयोग, तो 2 ऐसे एग्जाम्पल है। पहला जो मामला होगा वो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में होगा।
अब गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? जो सांसद तो होते हैं पर मंत्री परिषद का भाग नहीं होते, तो वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति ने कहा यार जाने दे यार, नो बोल देते हैं। ठीक। दूसरा मामला कब है कि सरकारी विधेयक है, विधेयक तो इंपॉर्टेंट है लेकिन मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। अब देखो कितनी होशियारी है। आप इमेजिन करो, आप अपने किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो और वहां आपको नाश्ता पानी के लिए पूछा जाएगा, लेकिन आपकी मम्मी आपको घर से समझा के जा रही है कि वहां जाके आपको कुछ खाना नहीं है। तो सेम वही कंडीशन राष्ट्रपति की है कि विधेयक जो सामने आ रहा है वो सरकारी है, लेकिन मंत्रिमंडल ने मना कर दिया है कि भले ही सरकारी विधेयक को आपको सहमति सुरक्षित रखनी है, देनी नहीं है, आपको वीटो करना है। तो ऐसे दो केस है। ऑन एंड ऑन आत्यंतिक वीटो बहुत सिंपल है। क्या है आत्यंतिक वीटो के अंदर? कि आपको सेफ रखना है सहमति को। अब ये सेफ आप गैर सरकारी में भी रख सकते हो, ठीक, और कौन से सरकारी विधेयक पर रख सकते हो? जिस पर मंत्रिमंडल ने आपका दिमाग एकदम बढ़िया तरीके से डन कर दिया है, जिस पर मंत्रिमंडल ने खुद कहा है कि आपको क्या कहना है, ना कहना है। ठीक, कि आप सहमति को क्या रखें, सुरक्षित रखें। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलो। चलो अब अगली देखो कि आत्यंतिक वीटो का क्या इस्तेमाल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है। कब हुआ है? 1954 के अंदर हुआ है। पेप्सू विधेयक था जिस पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना निर्णय क्या रोक लिया था। बताया नहीं था कि मैं क्या करूंगा, यस करूंगा या नो करूंगा। तो आत्यंतिक वीटो का पहला एग्जाम्पल हम कब देखते हैं? 1954 में देखते हैं। बेचारे 1954 को प्यार भरी नजरों से देखो, आपके दिमाग में घुस जाएगा ये। ठीक। दूसरा कब आया? 1991 में। 1991 में कौन सा विधेयक था? संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन। वाह, राष्ट्रपति ने बता दिया अपनी ताकत कि देखो संसद वाले लोगों, मैं ही तुम्हारे पेंशन भत्ते और जितने भी वेतन का मामला है उसको क्या कह रहा हूँ, नो कर रहा हूँ, एक बार सेफ रख रहा हूँ। ठीक। तो 1991 में संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन विधेयक राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकट रमन ने क्या रखा था? रोक कर रखा था। तो क्लियर? कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा वीटो है हमारे पास? निलंबनकारी वीटो। देखो निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति क्या कहता है? पुनर्विचार हेतु कहता है। किसके लिए कहता है? पुनर्विचार हेतु। हम पहले भी पढ़े हैं, जब हम विधेयकों पर अनुमति पढ़ते हैं, वही तीन बातें यहीं पर वीटो पर भी सेम लागू होती है, बस ऊपर से क्या बदल दिए गए हैं? नाम बदल दिए गए हैं। तो देखो, जब किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति क्या कर दे? लौटा दे। परंतु जब संसद वापस किसी संशोधन के बिना या संशोधन सहित पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी क्या होगी? बाध्यकारी। तो बहुत सिंपल है, ये राष्ट्रपति जी हैं, इनके पास आया एक बिल। ये बिल राष्ट्रपति ने कहा रीथिंक करो, पुनर्विचार करो। क्या करो? पुनर्विचार करो। और वापस किसके पास चला गया? संसद के पास। संसद ने क्या करा? पहला, बिल में कोई बदलाव नहीं करा, एज इट इज लिख दिया। दूसरा, संसद ने क्या करा? बिल में थोड़ा बदलाव कर दिया। थोड़ा क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। इन दोनों केसेस में दोबारा राष्ट्रपति को अब क्या देना होगा? यस देना होगा। अब देखो ये बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? आप लोग सभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड शिक्षक लगेंगे। आपके स्कूल में, आपकी क्लास में किसी बच्चे ने आपको अपनी कॉपी दी, बड़ी घटिया हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, आपको आया गुस्सा, आपने फेंका कॉपी, बोले वापस से रीथिंक, पुनर्विचार, ढंग से होमवर्क करके लाओ। इस बार अगर बच्चा बिना रीथिंक करे होमवर्क करके ले आता है तो भी आपको साइन मारने पड़ेंगे, और अगर वो सुंदर तरीके से काम करके ले आता है तो भी आपको साइन मारने पड़ेंगे। ये जो आपकी कंडीशन होगी ना, ये बिल्कुल कैसी कंडीशन होगी? निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करते वक्त राष्ट्रपति की कंडीशन होगी। क्लियर? आगे चलूं? चलो अब देखो अगला वीटो कौन सा देखना है आपको? पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या होता है? तो पॉकेट वीटो बहुत आसान है। आपने गाना सुना है, कुछ ना कहो, बिल्कुल वैसा ही सीन किसमें होता है? पॉकेट वीटो में। राष्ट्रपति कुछ कहता ही नहीं है, बस मुस्कुराता रहता है। एकदम कुछ ना कहो का सीन है, मुंह पे टैप लगा लिए हैं और राष्ट्रपति जी क्या करते रहते हैं? आपके सिर्फ ऐसे मुस्कुराते रहते हैं कि हाँ
मैं ना तो हाँ बोलूंगा, ना बोलूंगा, ना पुनर्विचार के लिए लौटाऊंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो, राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति दे, ना अस्वीकृति करे, देखो, और ना ही उसको क्या करे, लौटाए। तो कुछ नहीं कह रहा है, बस क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को क्या कर देता है, लंबित कर देता है। अब मामला लंबा चला गया ना, लंबा खींचेगा। क्या ऐसे वीटो का इस्तेमाल हुआ है? तो हाँ, ऐसे वीटो का इस्तेमाल हुआ है। कब हुआ है? 1986 में हुआ है। 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन एक्ट पर हुआ है। क्लियर? तो हमने देखा आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल हुआ 1954 में और 1991 में, और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हुआ है हमारा 1986 के अंदर। क्लियर? अब यहाँ के बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये नया पॉइंट शुरू हो रहा है, देखो इस जगह से, ठीक, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जितने भी संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम है, जितने भी, उनके अंदर राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर नहीं है? वीटो पावर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी संविधान संशोधन से जुड़ा मामला है ना, उसमें राष्ट्रपति को वीटो पावर नहीं है। 24वें संविधान संशोधन, तो देखो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। यही चीज बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या याद रखना है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति को बाध्यकारी बना दिया गया है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसने संविधान संशोधन विधेयकों पर अनुमति को बाध्यकारी बनाया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 24वां संविधान संशोधन 1971। क्लियर? आगे चलो, चलो हाँ, अगला देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति को भगवान बनाने वाले हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पढ़ने वाले हैं। कौन सी शक्ति पढ़ने वाले हैं? क्षमादान शक्ति। मतलब हम राष्ट्रपति को क्या बनाएंगे? भगवान बनाएंगे। ऐसा हाथ देखो, ये ऐसा हाथ बनाएंगे, यानी कि हम राष्ट्रपति को क्या बना रहे हैं? क्षमा करने की पावर दे रहे हैं। और क्षमा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो हम राष्ट्रपति को क्या बना रहे हैं? भगवान बना रहे हैं। अब देखते हैं कि वो क्या क्या केसेस है। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आप अपराधी हैं, आपने किसी भी प्रकार का कानून इस देश के अंदर तोड़ा है और आपको उसकी क्या मिली है? सजा मिली है। मैं क्या कह रही हूं, आपने क्या तोड़ा है? भारत के अंदर कानून, और वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक। और वो किसी भी प्रकार का कानून तोड़ने पर आप क्या पाए गए? अपराधी या दोषी। क्या पाए गए? अपराधी या दोषी। और अगर यह सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध हो जाने पर आपको क्या मिल रही है? सजा या दंड। क्या मिल रहा है? सजा या दंड। इस सजा या दंड से अब आपको क्या चाहिए? माफी, या हिंदी के सुंदर शब्दों में आपको क्या चाहिए? क्षमा। तो ये क्षमा देने का हक आपको संविधान के अंदर कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत रखता है? 72, जिसमें उसकी कौन सी पावर है? क्षमा दान शक्ति है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं आप सभी को? चलो, तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहाँ लिखी हुई है? तो आर्टिकल 72। हंसते खेलते याद कर लो 72, 5 अंगुलियां हैं, 2 ऐड कर लो तो 72, ठीक। तो 72 आर्टिकल राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जिसमें वह किसी अपराध के लिए क्या देता है? दोषी करार मिला है, उसमें आपको क्या दे देगा? क्षमा दे देगा। अब वो कौन से में आपको क्षमा दे सकता है? तो पहला, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिया गया दंड। मतलब आपने केंद्र सरकार का कोई कानून तोड़ा है, उसमें आप अपराधी हुए हो, आप सिद्ध हुए हो कि आप अपराधी हो, और आपको क्या मिला है? सजा या दंड मिला है, तो उस केस में भी आप राष्ट्रपति से क्षमा के लिए गुजारिश कर सकते हो। दूसरी बात कि सैन्य न्यायालय, सेना के जो कोर्ट है, उन्होंने भी आपको क्या दिया है? दंड दिया है। और सेना की जो दंड है, उसमें भी आप राष्ट्रपति से अपील कर सकते हो कि प्लीज मुझको क्या दे दो? माफी दे दो। और मैंने इनको भगवान का दर्जा क्यों दिया? क्योंकि यदि दंड कैसा है? मृत्यु दंड है। देखो भगवान में ही इतनी ताकत है कि वो मृत्यु दंड को भी क्या कर दे?
क्षमा कर दे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना बेहतरीन काम किया है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें मृत्यु दंड की भी माफी मिल सकती है वाया राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति का जो क्षमादान पावर है, हम उस वहां हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बिल्कुल कैसे हो गए हैं, भगवान के प्रतिनिधि के तौर पे आ गए हैं। तो 3 चीज ऐसी है जिसमें आपको क्षमादान शक्ति मिल सकती है। अगर आपने संघीय कानून तोड़ा है और दंड पाया है तो भी आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हो माफी के लिए। अगर किसी सेना के कोर्ट में आप दोषी हो और दंड मिला है तो भी आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हो माफी के लिए। और तीसरा, अगर आपको मृत्यु दंड मिला है और उस केस में भी आप जा सकते हो राष्ट्रपति के पास और क्या मांग सकते हो, क्षमा मांग सकते हो। तो क्लियर, आगे चलो। चलो, अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से क्या है, स्वतंत्र है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनेगा आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस का स्टार है, ठीक। यानी कि जब भी कथन सही है या गलत है ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो इस स्टेटमेंट को जरूर से उठाया जाएगा। अब समझो, ये क्या कह रहा है कि एक तरफ तो है कोर्ट और एक तरफ है राष्ट्रपति। कोर्ट अपना काम करेगी और व्यक्ति को क्या देगी, दंड देगी। व्यक्ति यानी कि जो अपराधी है उसको क्या देगी, दंड देगी। राष्ट्रपति अपना काम करेगा, वो दंड को क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है। ये चीज है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से क्या है, स्वतंत्र है। कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रपति को न्यायपालिका से। न्यायपालिका ने अपना काम किया, राष्ट्रपति अपना काम करेगा। राष्ट्रपति इस समय किससे स्वतंत्र है, न्यायपालिका से। वरना अगर आश्रित होते तो सोचो न्यायपालिका को कितना बुरा लगता। वो कहते यार तुम गजब के आदमी हो, एक तो ये व्यक्ति अपराधी, फिर इसका अपराध भी सिद्ध हो गया, इसको दंड भी मिला और ये दंड मिला है फिर भी आप कह रहे हो कि इसके दंड को माफ कर दो। ये कहाँ का इंसाफ है, पूरा का पूरा नाइंसाफी है। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति और न्यायपालिका जो है वो एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, ताकि न्यायपालिका को बुरा नहीं लगे। हाँ, पर लगेगा तो सही, न्यायपालिका को बुरा बोले, इतना समय बर्बाद हुआ, इतने केसेस सुनाई दिए, बट फिर भी राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया, ठीक। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग पहलू है, देखने का नजरिया है। अगला देखो, राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते वक्त किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आएगा। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। क्या इस केस में राष्ट्रपति किसी कोर्ट की तरह पेश आता है, नहीं, वो एक जनरल आदमी की तरह। यही तो कहा कि भगवान मान लो उसको। अगर भगवान नहीं मानोगे, न्यायाधीश मानोगे तो वो दंड को क्षमा कैसे करेगा। ठाकुर जी तो सभी दंड को क्या कर देते हैं, क्षमा। आप लगातार पढ़ते नहीं है ढंग से और फिर टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आते और फिर भगवान को गाली निकालते हो कि तो भगवान यार तूने मेरा किस्मत खराब लिखा। उस कंडीशन में भी भगवान हमको माफ करता है ना, जब हमारी खुद की गलती होती है। तो भगवान तो इस तरीके की चीज है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि किसी न्यायालय की तरह पेश नहीं आता। अब सबसे पहला जो क्षमादान शक्ति पढ़नी है वो कौन सी है, क्षमा। अब क्षमा में क्या कहा है कि सभी प्रकार के दंड के आदेशों से पूर्णतः मुक्ति। सभी प्रकार के दंड आदेशों से पूर्णतः मुक्ति मतलब वो आपने डीडीएलजे पिक्चर का डायलॉग सुना होगा कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो यहाँ काम आता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मैंने कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया, जिंदगी। मतलब ये बहुत गूढ़ बात है कि मृत्यु दंड से भी क्या मिल सकती है, क्षमा। तो अगली लाइन देखो, इससे मृत्यु दंड को भी क्या किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये डीडीएलजे का डायलॉग एकदम क्या बैठता है, फिट बैठता है। तो पहला जो पावर पढ़ रहे हैं क्षमादान शक्ति में वो है क्षमा। चाहे आपने कोई सा भी दंड किया हो, इवन आपको मृत्यु दंड भी मिला है तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा, क्षमा करेगा। क्लियर। फिर देखो अगला कौन सा है, लघुकरण। लघुकरण बहुत आसान है, दंड के स्वरूप को बदलकर क्या करना है, कम करना है। मतलब जो भी सजा आपको दी गई है उसके स्वरूप को बदलना है और फिर क्या कर देना है, कम कर देना है। फिर देखो क्या मिला है, परिहार। तो परिहार क्या है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, मतलब जिस भी प्रकार का दंड आपको मिला है पहले उसको चेंज करो। उसको चेंज नहीं करना, सॉरी। परिहार में क्या लिखा है कि जिस भी किसी प्रकार का आपको दंड मिला है उसमें बदलाव नहीं करना, बस उसकी अवधि को क्या कर देना है, कम कर देना है। ठीक। तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि क्या कर देना, कम करना। ठीक। आगे चलूं।
फिर आता है विराम। तो विराम का मतलब होता है रोक देना। तो दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में क्या कर देना, कम कर देना। तो देखो क्षमा में सब जा सिमरन अपनी जीले जिंदगी वाला डायलॉग, सब प्रकार के दंड से आपको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, इवन मृत्यु दंड से भी। देन आता है लघुकरण, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी आपको सजा मिली है उसका रूप बदलोगे और फिर उसे कम कर दोगे। फिर आता है परिहार, जिसमें आप रूप नहीं बदलोगे लेकिन सजा कम कर दोगे। फिर आता है विराम, कि कोई विशेष स्थिति में आप सजा को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। फिर आता है प्रविलंब। प्रविलंबन का मतलब होता है एक बार के लिए क्या कर देना, रोक लगा देना। तो दंड पर अस्थायी रोक क्या कहलाता है, प्रविलंबन। तो ये इतनी आसान जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जिसमें है क्षमा, लघुकरण, फिर है परिहार, फिर है आपका विराम, फिर है प्रविलंबन। तो क्लियर, आगे चले। हाँ, अब क्या आ गया है, अब राष्ट्रपति की फैक्ट शीट आ गई है जो आपने याद करनी है बड़े अच्छे तरीके से। मैं आपको बता दूंगी कि किस किस जगह पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो यहाँ पे पहले जो हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखा हुआ है। अब जो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य है ना, उन पर आपको गौर रखना है। तो जो पहला गौर रखना है कि ये संविधान सभा के क्या रहे हुए हैं, अध्यक्ष रहे हैं। दूसरा ये कि सर्वाधिक अवधि तक ये क्या रहे हैं, पद पर रहे हैं, और लगातार 2 बार राष्ट्रपति क्या हुए हैं, ये निर्वाचित हुए हैं। फिर आप कौन सा देखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, इनका भी क्या देखेंगे कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। तो पहले पेज पर क्लियर, आगे चले। हाँ, अब देखो तीसरे कौन है हमारे पास, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। तो देखो इनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी अपने कार्यकाल में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और सबसे कम अवधि तक ये पद पर रहे। ठीक, फिर इनकी मृत्यु हो गई तो हमें पहला कार्यवाहक लाना पड़ा, और वो कौन थे, वीवी गिरी। तो देखो पूर्व में उपराष्ट्रपति थे और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं कौन, वीवी गिरी। अब वीवी गिरी को भी टाटा बाय बाय बोल दिया, तो फिर कौन आए, एम हिदायतुल्ला, और ये पूर्व में क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्लियर। देन फिर हम क्या देखते हैं, वापस से वीवी गिरी को देखते हैं, और वीवी गिरी को हम देखते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते, दूसरे चक्र की गणना से निर्वाचित होने वाला एकमात्र। तो बस याद कर लेना कि वीवी गिरी जो है वो सेकंड राउंड की काउंटिंग में जीतकर राष्ट्रपति बने थे, और अब तक एक बार ऐसा ही मामला हुआ है, वो किसके साथ हुआ है, वीवी गिरी के साथ। देन आपको देखना है फखरुद्दीन अली अहमद को, किसको देखना है, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये केंद्रीय मंत्री रहे थे, और इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वाधिक अध्यादेश 29 इन्हीं के टाइम में क्या हुए हैं, जारी हुए। चूंकि ये भी पद पर रहते हुए मृत्यु को पा गए थे, तो अभी भी कार्यवाहक आएंगे। तो देखो बी जत्ती इनके बाद क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो कि पूर्व में क्या रह चुके थे, उपराष्ट्रपति। तो क्लियर। देन हम देखते हैं नीलम संजीवा रेड्डी को। तो नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में देखना है कि ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक, और 1969 में ये एक बार हार भी चुके थे। फिर हम किसको देखेंगे, ज्ञानी जैल सिंह को, जो कि पहले सिख राष्ट्रपति हैं हमारे। फिर हम देखेंगे कि एम हिदायतुल्ला फिर से आ रहे हैं कार्यवाहक के तौर पे। तो यहाँ तक ये सब चीजें देखनी है आपको, रोज एक बार क्या करना है, रीडिंग में लाना है। देन हम देखेंगे रामास्वामी वेंकट रमन को। तो रामास्वामी वेंकट रमन सर्वाधिक आयु में क्या रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। फिर कौन है, डॉक्टर सॉरी मेरे को इतना भी थोड़ा कंजक्शन है, तो मैंने कहा छुट्टी नहीं लेते हैं, वरना आपकी कंटिन्यूटी फिर से ब्रेक हो जाएगी। कोई नहीं, थोड़ी खांसी आप भी सुन लेना, मेरी ऑफलाइन बैच वाले सुनते हैं, थोड़ी आप भी सुन लेना, ठीक। तो माफ करना अगर थोड़ा आपको इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में क्या याद रखना है कि ये 4 प्रधानमंत्रियों के साथ क्या करे हैं, काम करे हैं। तो इन सब चीजों को जब भी आपको नोट्स या पीडीएफ मिलेगा उनको बोल्ड करना है, और बार बार इन्हीं फैक्ट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर के.आर. नारायण को। और डॉक्टर के.आर. नारायण के बारे में आप देखोगे कि ये पहले दलित राष्ट्रपति हैं हमारे। फिर आप किसको देखोगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है आपको पता है वैज्ञानिक थे,
भारत मिसाइल कार्यक्रम के प्रणेता थे। फिर आप देखेंगे प्रतिभा पाटिल का नाम, जो भारत की पहली महिला क्या है, राष्ट्रपति है, लगभग सबको पता है। फिर आते हैं प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी जो हैं उनके बारे में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी, भले ही आप छोड़ो तो छोड़ देना। फिर हमें देखना है रामनाथ कोविंद को, और रामनाथ कोविंद जो थे वो दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, बस इतना सफिशिएंट है। प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में देख लेते हैं। 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति पद पर गई हैं। ये 16वीं राष्ट्रपति हैं और व्यक्तियों की संख्या से ये 15वीं है। ठीक पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आपको और अच्छा फैक्ट याद करने की, तो ओडिशा के मयूरभंज जिला है, वहां इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और 2015 से 2022 तक ये झारखंड की क्या रह चुकी हैं, राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो बस ये जो फैक्ट आपको बताए हैं, जब भी आपने अगर टेस्ट सीरीज परचेज किया है उसमें नोट्स मिलेगा, उसमें बोल्ड कर लेना, या ये पीपीटी आपको मिलेगी तो उसमें भी आपको क्या कर लेना है, अच्छा खासा बोल्ड कर लेना है। ठीक, ओह, तो आज विधिवत रूप से हमारा राष्ट्रपति का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था 5 क्लासों में पूरा हुआ। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, राष्ट्रपति के अच्छे से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तब तक मैं आशा करती हूँ कि आप पूरे 5 वीडियो को अच्छे से तैयार कर ही क्वेश्चन पेपर में बैठेंगे, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ करोगे उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा पेपर होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एनडीसी क्लासेस। और मैं ये इसलिए कहती हूँ ताकि मेरा भी बहुत उत्साह बढ़े, मैं भी और अच्छा आपके लिए कर पाऊँ। और बस भगवान से यही प्रार्थना है, माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि आपका और मेरा रिश्ता ऐसे ही बना रहे, लंबा चले, और आपके सारे सपने इस साल किसी भी भर्ती में, जिस शिक्षक भर्ती में आप जाना चाहते हो उसमें जरूर से पूरा हो। अगर मैं ये उम्मीद नहीं रखूंगी तो उधर से आप में भी ये उम्मीद नहीं जगेगी, और अगर हम दोनों ये उम्मीद रखेंगे तो निश्चित एक दिन जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।